हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज़ जयेंद्र तिवारी और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आई होप आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा है। और पिछले पार्ट में मैंने नेशनल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक कवर नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर देखना, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो डिस्कस करूंगा, और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कुछ भी जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाता हूँ, करीब एक साल से ऊपर हो गया इसको चलाते हुए, हर महीने के जो वीडियोस में अपलोड किए गए हैं। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से करते हो, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ इस पीडीएफ में वो सब आप नोट डाउन करते हो, इसके अलावा जो वीडियो में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सब चीज़ अगर आप नोट डाउन करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जो भी पीसेस से संबंधित परीक्षाएं होती हैं किसी भी स्टेट में, यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, यूके में, तो कहीं भी आपको इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। क्योंकि हर एक चीज़ को मैं अच्छे से कवर करता हूँ हर एक महीने में, जल्दबाजी भी नहीं करता हूँ, आराम से मतलब मटेरियल बनाता हूँ, इसलिए लेट जरूर होता है, पर लेट आता है, पर जो कुछ भी आता है वो जब मतलब एकदम परफेक्ट लेके आता हूँ मैं। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं अपलोड करूँ वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो, टू द पॉइंट हो, और उसके बाहर कुछ ना जाए। ठीक है, तो यही मेरा प्रयास रहता है। बाकी आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ते रहना, जो चीज़ बता रहा हूँ समझ लेना, और ट्रस्ट करना, पूरा भरोसा करना, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। आप चाहे तो पढ़ के देख लो, और जो भी एक दो एग्जाम हुए हो रिसेंटली उनमें आप उठा के देख लो करंट अफेयर्स के। अगर आपको वीडियोस इसमें से ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो फिर फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, इस वीडियो को। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मटेरियल यूजफुल लगता है, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जैसे जो पिछले साल का पेपर है यूपी पीसीएस का, उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस, आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे इंडेक्स के ऊपर। तो इसलिए ये सभी जो सूचकांक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 का जारी हुआ है, और इसमें पहली रैंक स्विट्जरलैंड की है। लास्ट ईयर भी जो पहली रैंक थी वो स्विट्जरलैंड की ही थी, सेकेंड रैंक सिंगापुर, थर्ड यूएसए। तो पहली जरूर याद रखना, जो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें जो है पहली रैंक पर है कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक कौन सी? 80। भारत जो है 80वीं पोजीशन पे है, तो ये याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जब भी कोई चीज सर्किल करता हूँ तो आप समझ लेना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। तो पहली रैंक स्विट्जरलैंड की है, किसमें? प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। भारत की रैंक है 80वीं, 80th। लास्ट ईयर 81 थी, एक रैंक का सुधार हुआ है। और आखिरी स्थान मिला है यमन को, 125वां। 125 देशों में ये सूची बनाई गई थी, उसमें भारत की 80वीं रैंक है, और सबसे आखिरी है यमन की, पहली है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, इतना बहुत है, आगे देखेंगे। हाँ, और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी, टारगेट यूपीपीएससी 2019। इसके अलावा जो एक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन करके रखा हुआ है, और आप अगर वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप डालिएगा गेट सर्किल सर्च बॉक्स में, ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिखा रहेगा गेट सर्किल डैश यूपीपीएससी एग्जाम्स, यूपीपीएससी एग्जाम्स। ओके, तो वहां पर ये आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा, और डेली भी बहुत सारा मटेरियल मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये देखेंगे। COP24 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये जो COP24 है ये कहाँ पर आयोजित हुई? पोलैंड के काटोविश में ये आयोजित की गई। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस करी जाती है बहुत सारे देशों की, जिसमें जो भी इसमें जो सिग्नेचरी कंट्रीज हैं, तो वो सब लोग आते हैं, बैठते हैं, और डिस्कशन होता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। देखो हुआ क्या है, इसमें पोलैंड के काटोविश में COP24 का आयोजन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। पोलैंड भी ऑप्शन में हो सकता है, और काटोविश भी हो सकता है। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर भारत का नेतृत्व किया।
बैठक का मुख्य फोकस किस पर था? 2020 के बाद की अवधि में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश को अंतिम रूप देना था। ठीक है, जो पेरिस समझौता हुआ था तो उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए, उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कैसे बनाया जाए, जो दिशा निर्देश हैं कैसे बनाए जाए, उस सब चीजों पे डिस्कशन हुआ है यहाँ पर किसमें, COP24 में। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में किसी भी देश का जो पासपोर्ट है उसमें कितनी ताकत है, कितनी पावर है उसके पासपोर्ट में, वो बताता है ये सूचकांक। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो है जापान का। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, देन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया नंबर 3 पर। भारत का जो पासपोर्ट है उसकी पावर 79th रैंक पर है, काफी पीछे है। 79th रैंक पर है भारत। चाइना है 69 पर, है ना। और हमारा जो मित्र मुल्क है पाकिस्तान, वो जो है आपको मिलेगा 102 रैंक पे, काफी पीछे है पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, 2 रैंक का सुधार हुआ है लास्ट ईयर 2018 में। जो रैंक थी 51वीं थी, अभी ऊपर आके 79 हो गई है। ठीक है, तो याद रखना, क्या पता कुछ वाहियात टाइप के अगर सूचकांक पूछे तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये देखो, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो ये जो है एक गैर संस्कारी संस्था है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, पेरिस में है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जो है रिपोर्टर्स या मीडिया से रिलेटेड तमाम सारी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। तो उन्होंने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित करी है और उसमें इन्होंने पत्रकारों के लिए भारत को 5वां सबसे खतरनाक देश बताया है। पत्रकारों के लिए काफी मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं कई बार यहाँ पर पत्रकारों के, रिपोर्टर्स के। तो उस सभी चीजों को स्टडी करके भारत को विश्व में 5वां सबसे खतरनाक देश बताया गया है पत्रकारों के लिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक देश विश्व में है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ये रिपोर्ट आई थी और इसमें सबसे खतरनाक देश है अफगानिस्तान। ओके, मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम सोली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोली। ठीक है, अभी देखो कुछ वैज्ञानिक परिदृश्य और रक्षा परिदृश्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लीजिए। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-44 से कलाम सैट V2 तथा इमेजिंग उपग्रह है माइक्रोसैट R का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो कलाम सैट V2 तथा माइक्रोसैट R का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? PSLV C-44 के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसके बाद ये है एरो 3। ठीक है, याद रखिएगा, एरो क्या है? एरो 3 ये जो है उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी मिसाइल है ये? इजराइल की मिसाइल है। जैसे भारत की अग्नि है ना, भारत की अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि 1 2 3 4 5, तो ये सब भी क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो आसमान में, वायुमंडल काफी ऊपर जाकर एक जो प्रोजेक्टाइल है उसको फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो पहले से ऊपर जाती है, फिर जमीन के पैरेलल चल के टारगेट को हिट करती है, टारगेट को फॉलो भी करती है, पीछा भी करती है और जाके उसको हिट करती है। ये होती है क्रूज मिसाइल। जैसे हमारी जो ब्रह्मपुत्रा मिसाइल है, सॉरी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो वो है आपकी क्रूज मिसाइल, है ना। और जो अग्नि है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इजराइल की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है एरो 3। ठीक है, तो इसका उन्नत वर्जन एरो 3, उसका सफल परीक्षण किया गया। इतना याद रखो, एरो 3 किस कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल है? इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना। ठीक है, टाइप ऑफ मिसाइल भी कई बार पूछते हैं। खगोलविदों ने हाल ही में खोजे गए बर्नार्ड बी ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान होने की संभावना व्यक्त करी है। बर्नार्ड बी, ये अर्थ लाइक इसमें कंडीशंस हैं, तो जीवन की संभावना व्यक्त करी है। और ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है। नाम देख लो, बर्नार्ड बी, है ना। पूछा तो नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी एक बार देख लो, याद रह जाएगा, बर्नार्ड बी। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्बेक्स 2018-19, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी सैन्य एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो यार ये देखो, इम्बेक्स 2018-19 ये किस किस के बीच में होती है? इम्बेक्स ये भारत तथा म्यांमार के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 2 देश इसमें भाग लेते हैं। तो इसको कहां पर किया गया आयोजित? चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में इसको संपन्न किया गया। ऑप्शन में आपको मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ दिया जाएगा।
या भारत भी हो सकता है, ठीक है। और भारत तथा म्यांमार के मध्य ये एक्सरसाइज होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस बीमारी के परीक्षण में एल्ब्यूमिन की मात्रा को उपयोगी पाया है? ठीक है, वो है मधुमेह, है ना। ये जो है साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मतलब जो एल्ब्यूमिन होता है उसका यूज करके, उसका प्रयोग करके कौन सी बीमारी का पता लगाया जा सकता है? मधुमेह, डायबिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा कहां पर अपना नया हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ओके। चांग-ई 4 लूनर प्रोब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांग-ई 4 लूनर प्रोब ये क्या है? ये जो है चाइना का जो ये मून मिशन है, चंद्रमा का जो मिशन है, वही है चांग-ई 4 लूनर प्रोब, ठीक है। कर क्या रहे हैं ये भाई साहब? ये लोग जो है चंद्रमा पर सैटेलाइट भेज रहे हैं, और इन्होंने इस बार भेजा कहाँ है? तो चंद्रमा के जो पीछे वाली सतह है, जैसे आप देखते हो सामने फ्रंट से चंद्रमा चमकता है, तो जो उसके जो तो सर्कुलर है ना यार, है ना, गोला है ये, तो आपको फ्रंट का पोर्शन दिख रहा है, तो बैक का पोर्शन नहीं दिख रहा। तो इस बार जो है चांगी 4 बैक पे गया है, मतलब पहली बार किसी भी देश ने, पहली बार कोई भी सैटेलाइट जो ऐसा सैटेलाइट भेजा है जो चांद के पीछे वाले हिस्से पे गया, जो दिखता नहीं है, ठीक है। ये पहली बार किसी देश ने भेजा है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चीन ने ऐसा कुछ भेजा है चाइना पर, ओके। तो ये चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह पर उतरा है, और ऐसा करने वाला ये पहला मतलब कंट्री है। तो पृथ्वी से ना दिखाई देने वाले चंद्रमा की दूसरी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो ये जो चांग-ई 4 मतलब क्या है? ये ई 4 मतलब क्या है? चौथा जो है चंद्रमा का मिशन है चाइना के द्वारा। चांग-ई 1 इन्होंने सबसे पहले 2004 में भेजा था, जैसे भारत का अभी चंद्र मिशन 2 चलने वाला है, जैसे ये इनका चौथा है। चांग-ई 2004 में इन्होंने भेजा था। इसके बाद जो है चांग-ई 2 आया था, है ना। ये आया था आई थिंक चांग-ई 2 2010 में आया था। चांग-ई 2 2010 में था। देन चांग-ई 3 जो था वो 2014 में इन्होंने प्रक्षेपित किया था, और चांग-ई 4 2019 में। इसमें जो है एक लैंडर रहेगा, एक रोवर रहेगा। लैंडर मतलब जो लैंड करेगा, ठीक है, वो लैंड कर जाएगा, तो ये लैंडर है। इसके बाद इससे एक रोवर निकलेगा जो रोल मतलब जो मूव करेगा चंद्रमा की सतह पर, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम यू टू। इस रोवर का नाम है यू टू। ये भी पूछा जा सकता है। जो चांग-ई 4 लूनर प्रोब है, इसमें जो रोवर है, जो है ना, ये अब इससे जो है निकल के चंद्रमा की सतह पर रो जाएगा, घूमेगा, और वहाँ के जो नमूने होंगे, फोटोज होंगी, वो सब वो प्रक्षेपित करेगा, जो इनका जो जहाँ पे इनकी मेन रिसर्च लैब होगी वहां पर। तो यू टू उसका नाम है, ओके। इसके बाद 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया। 106वें विज्ञान कहां पर इसका आयोजन किया गया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जालंधर पंजाब में किया गया। पता होगा, हम लोग एक साल से डिस्कस कर रहे हैं कि 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, कहां पर किया गया? जालंधर में, ठीक है। थीम क्या थी? भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फ्यूचर इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थीम याद रखना, थीम पूछते हैं ये, और इसकी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बताता हर एक की हूं, पर इसकी इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखना। 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? फ्यूचर इंडिया, भविष्य का भारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इजी है, याद भी हो जाएगी, ओके। इसके बाद यहीं पर जो है इसका जो है आयोजन 3 से 7 जनवरी तक हुआ था। इन बिटवीन यहाँ पर 4 से 6 जनवरी को बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 5 से 6 जनवरी में ही यहाँ पर महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, वो भी जालंधर में किया गया। महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, वो भी जालंधर में किया गया, ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर आप जालंधर इसका आंसर नहीं दोगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन किया गया दिसंबर में किया गया था, कुछ आई थिंक 23 से 31 दिसंबर के बीच में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। और बाल विज्ञान कांग्रेस, सिर्फ बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया जालंधर में, ठीक है।
ये देखो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर मोदी जी ने एक नारा दिया है, याद रखना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो था ही हमारे पास, अभी इसमें जय अनुसंधान भी लगा दिया है। तो ऐसा हो सकता है आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए कि मोदी जी ने विज्ञान कांग्रेस में कौन सा नारा दिया, आपको ऐसे इसमें कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जो नया ऐड हुआ है वो है जय अनुसंधान। ओके, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व के प्रथम तैरते हुए विद्युत संयंत्र का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ है? बहुत पुरानी न्यूज है, पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था, अब इसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। रूस में जो है ऐसा हुआ है, जहां पर विश्व का पहला तैरता हुआ विद्युत संयंत्र है और यहाँ पर करीब 17 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा। कर्नाटक स्थित स्वदेशी विकसित कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की एक इकाई ने 940 दिनों से अधिक की अवधि तक निर्बाध संचालन कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कैगा कहां पर है? कर्नाटका में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार, ऐसा हुआ है ना, वहां पर एक इकाई है जो 940 दिनों से भी अधिक समय से लगातार काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा अब तक कहीं भी नहीं हुआ है किसी भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन में, पूरे विश्व के किसी भी परमाणु ऊर्जा में कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जिसने 940 दिनों से अधिक का किया हो। एक आई थिंक यूके में था इसके पहले, वहां पर 940 दिनों का रिकॉर्ड था, तो उसको तोड़ के कैगा ने उससे ज्यादा कर लिया है। तो यार इसलिए देखो कैगा न्यूज में आ गया। अब चूंकि न्यूज में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कर्नाटक में स्थित है। देन आर्थिक परिदृश्य की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रीयकृत बैंक ने 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग की भारतीय नोटों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ये फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने भारत के 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे कुछ भी। तो याद रखना नेपाल ने किया है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल ने कितनी राशि तक के नोटों को या किस नोट को प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरीके से आपसे यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यार इसको देख लेना, नेपाल ने किया है और अब नेपाल में जो 500 या 2000 के जो नोट हैं वो नहीं चलेंगे। और इससे जो है जो नेपाली लोग हैं वो उनको काफी असंतुष्टि है इससे। क्यों? क्योंकि यार अब बहुत सारे इंडियंस टूरिस्ट जाते हैं नेपाल में और वो लोग अब 500-2000 नोट नहीं चला पाएंगे, तो उससे क्या होगा? इससे टूरिज्म इम्पैक्ट होगा वहां का, है ना, और वहां की इकोनॉमी में निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। किया क्यों है? क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो नेपाल की इकोनॉमी है उस पर भी काफी इफेक्ट आ गया है, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी जो भारत की इकोनॉमी से काफी ज्यादा रिलेट करती है। तो उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो आई होप उन्हें कुछ फायदा पहुंचेगा इससे। देन पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का चौथा सबसे आकर्षक निवेश बाजार है। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे आकर्षक निवेश बाजार है। ठीक है, याद रखिएगा। देन आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2019 के लिए 7.5% का अनुमान लगाया है और 2020 के लिए 7.7% का अनुमान लगाया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं, याद रखिएगा। आईएमएफ ने कितना अनुमान लगाया है? भारत की जीडीपी वृद्धि 2019 में 7.5% और 2020 में कितना लगाया है? 7.7%। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना। तो अभी याद देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है, ये मैं पिछले किसी वीडियो में बता चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा। ये जो है आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया गीता गोपीनाथ को, भारत की हैं ये, है ना, और केरल में जन्मी हैं, दिल्ली में पढ़ी हैं और इस समय ये वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की लेक्चर थी, प्रोफेसर थी वहां पर। तो अब जो है इनको आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त कर दिया गया है, गीता गोपीनाथ, याद रखना। ठीक है, आईएमएफ की चीफ कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। पिछले ही वीडियो में मैंने ये दोनों क्वेश्चन पूछे भी थे और बहुत लोगों ने इसका आंसर भी करे, तो मैंने सोचा कि आज पूछता नहीं और खुद आंसर कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज है। अब देखो यार, 2019 और 2020 में तो अनुमानित है, तो और 2018 के लिए कितनी जो बोली है आईएमएफ ने वो है 7.3%। ये अनुमानित नहीं, डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो 2018 के लिए आईएमएफ ने बोला है कि जीडीपी वृद्धि भारत की रही है 7.3%। ठीक है, तो आप याद कर लो, 18 में रही है 7.3, 19 में 7.5
ठीक है, और फिर से 2 ऐड कर दो तो कितना 7.7, तो +2 ही ऐड करते चले गए, बहुत आसान याद करना, 7.3, 7.5, 7.7, ठीक है। और 2018 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है आईएमएफ के अकॉर्डिंग? 6.6%, ठीक है, ओके। अभी देखो यार, ये वुमनिया ऑफ जीईएम पहल, ये जो है एक पहल, तो यार इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर इसके बारे में पूछते हैं लोग कि वुमनिया ऑन जीईएम, ठीक है, ये जो पहल है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यार इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है ये, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कई बार। तो इसके तहत काम करने वाली कंपनी है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम जो है इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये किसके अंतर्गत काम करती है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर ही काम करती है। तो इसमें क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर, जो ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, इस पे महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने में समर्थ बनाने हेतु इस वुमनिया ऑन जीईएम पहल की शुरुआत करी गई है। मतलब क्या होगा कि जो महिला उद्यमी हैं, जो महिला वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और जो तमाम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये जो प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो उसके लिए ये वुमनिया ऑन जीईएम हेल्प जो पहल है इसकी शुरुआत करी गई। अब आप समझ गए ना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब क्या, जैसे एक अमेजोन है, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसे ही जो गवर्नमेंट का है ये जीईएम, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और अन्य एजेंसियां वस्तु और सेवाओं की खरीदारी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप बेच तो सकते हो, पर खरीदारी कौन करेगा? सरकारी विभाग है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, ये लोग अपने लिए जो जरूरी सामान होता है वहां पर खरीदते हैं, ओके। किस देश से आयातित दुग्ध उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो यार ये चीन से ऐसा हुआ है कि एक्चुअली देखो, जो चीन के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं ये भारत में प्रतिबंधित हैं। तो काफी टाइम से, अभी से नहीं है, 2008 से इन पे प्रतिबंध लगा है, ओके। तो इसको और बढ़ा दिया गया है, अप्रैल 2020 तक इसको कर दिया गया है, ठीक है। वैसे तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और उपभोक्ता भी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, ठीक है। और भारत एक्चुअली जो है चाइना से इंपोर्ट नहीं करता है दूध का, ठीक है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस कुछ इसके जो चाइना से पहले कभी दूध आया होगा उसमें कुछ मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो ये काफी हानिकारक होता है ये पदार्थ। तो इस वजह से भारत ने चीन से जितने भी दुग्ध उत्पाद है उन पर बैन लगा दिया था। तो यार इसमें जो है भारत में लगभग 150 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है सालाना, ठीक है। और जब आप भारत में आते हैं तो यूपी नंबर 1 पर है मिल्क के प्रोडक्शन में। आप गुजरात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, पर यूपी भारत में प्रथम है और सेकंड है राजस्थान, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज यहाँ पर। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 में। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हिस्सेदारी थी वो 2.6% थी। वर्ष 2014 में विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 2.6% थी, जो 3 सालों में 2017 में बढ़कर 3.2% हो गई है। तो भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ओके। अब खेल प्रदर्शन में कुछ देख लेते हैं। एक जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 है, इसको किसने जीता? हरियाणा ने, ठीक है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 इस क्रिकेट से रिलेटेड ये ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है, इससे जीता हरियाणा ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है यूएसए क्रिकेट। अब अमेरिकन क्रिकेट जो है ये भी आईसीसी के अंदर इनरोल हो गया है। अभी देखो प्रीमियम बैडमिंटन लीग है, ये हुई थी, इसे किसने जीता है? इसे जीता है पीबीएल को बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है, उपविजेता है मुंबई रॉकेट्स, ओके। तो याद रखना बेंगलुरु रैप्टर्स ने पीबीएल टूर्नामेंट को जीता है। देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो इनका आयोजन कहाँ किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में, पुणे में, ठीक है। तो पुणे भी ऑप्शन हो सकता है, महाराष्ट्र भी ऑप्शन हो सकता है, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखो यार ये दूसरा संस्करण था, ठीक है, ये दूसरा संस्करण था। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था उसमें अंडर 17 ही
तक आयु के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, अंडर 17, पर इस संस्करण में 21 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 2 कैटेगरी थी, अंडर 21 एंड अंडर 17। ठीक है, तो इसमें जो है शीर्ष स्थान, सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? महाराष्ट्र ने। ठीक है, होम स्टेट था, ऐसे याद रख सकते हो, जहां खेल का आयोजन हुआ, होम ग्राउंड मिला, तो वहां के लोगों ने इसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया। ठीक है, इसके बाद सेकंड रैंक पे आया आपका हरियाणा। ओके, सबसे युवा जिसने स्वर्ण पदक जीता है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, सबसे ज्यादा कम उम्र का खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है वो है अभिनव शाह। निशानेबाज हैं ये अभिनव शाह, और ये जो है 10 वर्ष और 291 दिन इनकी इतनी आयु है, और इसमें ही इन्होंने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीत लिया है। देन हम देखेंगे प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग 2018-19 के विनर कौन है? बंगलुरु बुल्स। ठीक है, तो यार बहुत इजी है। जो आपका बैडमिंटन वाला है प्रीमियम लीग, वो भी जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने, और जो कबड्डी है वो भी बेंगलुरु ने जीत ली है, तो बेंगलुरु बुल्स ने जीत ली है। देन भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का इस्तीफा है दे दिया गया है। उनका नाम क्या है? स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, ये यूएसए से हैं, अमेरिकन है ये, और इन्होंने फुटबॉल टीम के कोच थे भारत के, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इनके अंदर हमारी जो फुटबॉल की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और सबसे अच्छी जो भारत की रैंकिंग है वो 93वीं रैंक रही है। फुटबॉल जो फीफा जो रैंकिंग निकलती है, ठीक है, उसमें जो बेस्ट रैंकिंग है इंडियन टीम की वो रही है 93, और वर्तमान में फेब में जो इस समय उसकी रैंकिंग 103 है, 103वीं रैंक पर है इंडिया इस टाइम। ओके, अभी आगे देखेंगे 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये हैं डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश, ये 12 वर्ष 7 माह 12 दिन इनकी आयु है, और ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, शतरंज से संबंधित हैं, और ये तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं। ठीक है, विश्व के दूसरे हैं, भारत के सबसे युवा हैं। ओके, 1 रन बनाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी। ओके, तो ये जो है भारत के 5वें हैं, और इनके अलावा कुछ 4 लोग कौन है? सचिन, गांगुली, द्रविड़ एंड विराट। ठीक है, ये 4 लोग इसके पहले थे, अब ये इसमें धोनी साहब भी शामिल हो गए, और ये विश्व के 12वें हैं। आप समझ रहे हो, विश्व के 12वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, और इनमें से और इंडिया के इसमें 5 तो इंडिया के साथ शामिल हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार के बाएं हाथ के स्पिनर आशुतोष अमन ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा है? बिशन सिंह बेदी। इन्होंने 64 विकेट लिए थे एक सीजन में, रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में। आशुतोष अमन ने इनसे अधिक विकेट्स ले लिए हैं, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, काफी पुराना रिकॉर्ड था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से हटा दिया गया है? हरिंदर सिंह को। हरिंदर सिंह भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम के कोच थे, इनको इनके पद से हटा दिया गया। क्या आप मुझे हॉकी टीम के कैप्टन का नाम बताओगे? इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम मैंने पिछले ही किसी वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो ठीक से देखा है, अगर याद है तो आप मुझे बताइए इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? वो रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इनके पास सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है। और नंबर 2 पर है सुनील छेत्री, 64 गोल्स, इन्होंने अभी लियोन मेसी को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो इस समय सुनील छेत्री नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये याद करना बहुत आसान है, आप भूलोगे नहीं, कटप्पा। तो सी कटप्पा को मुक्केबाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये भी बहुत आसान है, मतलब कटप्पा और कर क्या सकते हैं मुक्केबाजी के अलावा, तो इट्स वेरी इजी। ओके, तो भारतीय पुरुष मुक्केबाजी के नए मुख्य कोच कौन है? सी कटप्पा। ओके, तो इस तरीके से हमने इस पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 3, उसी के साथ हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल मूव टुवर्ड्स फरवरी 2019। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो ना लगा हो, आपके लिए यूजफुल बहुत रहेगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो आप पढ़ना जरूर अच्छे से, नोट डाउन कर लेना। वीडियो को लाइक करोगे तो आपके लाइक वीडियो में सेव भी हो जाएगा, आपको दोबारा रिवाइज करने के टाइम में इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखा करिए, ये मंथली करंट अफेयर्स का या और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस डालता हूं मैं, आप उसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपके लाइक वीडियोस में जो प्लेलिस्ट है उसमें चला जाएगा, और आप उसको जब चाहे तब आप बाद में रिवाइज कर सकते हो,
एक पूरे सीरियल में आपके पास वो वीडियोज रहेंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखो यार, एक सिस्टम बनाना पड़ता है अपनी पढ़ाई को सही से करने के लिए, एक सिस्टम की जरूरत होती है हमेशा। कोई भी एग्जाम निकालना है तो आप ऐसे नहीं कि कुछ भी खोला पढ़ने लगे, एक सिस्टमैटिक वे में एक आपको स्ट्रेटजी बना के चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए है, आप मटेरियल जो भी है मैं अपलोड करता हूँ, कहीं से भी आप लेते हो, तो उसको सिस्टमेटिक वे में रखना। ये जो पीडीएफ है सारे वीडियोस की, आप इनको सेव करके, ये नहीं कहीं भी मोबाइल में पड़ी है, लैपटॉप पे पड़ी, उनको एक फोल्डर बना के सेव करो उस जगह, कि जब आप पढ़ने जाओ तो आपको ये ना हो कि कुछ ढूंढ रहे हैं कहाँ ये कहाँ है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में अपने पास रखिए, मोबाइल में रखिए या लैपटॉप में रखिए। आप आज की पढ़ाई का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, आप पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होती है, सब लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ओके, आई होप मतलब आपने अब तक इसे लाइक कर दिया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, है ना। और कोई डाउट नहीं भी है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मुझे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज़, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट। ओके, आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गेट सर्किल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।